वेलकम टू दिस लेक्चर ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस लेक्चर में हम देखेंगे दैट व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग ईएमएफ। तो ये लेक्चर जो है इट इज एन एक्सटेंशन टू द फैराडे लेंज लॉ which says that whenever there is a change of magnetic flux associated with a coil or associated with a conductor with respect to time, then the induced EMF arises. और ये आपको याद होगा that induced EMF in magnitude is given by d over dt of phi. इसमें अगर हम एक नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करते हैं then this is magnetic flux. The negative sign indicates the direction of induced EMF. अब जो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज है वो कैसे हो सकता है? वी हैव दिस इक्वेशन कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ B and A vector. The dot product of B and A. B is magnetic field vector or A is area vector. I can express this as B into A into cos theta, जहां थीटा जो है थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न्स हो then we may also multiply this with n here is number of turns with which magnetic flux or the changing magnetic flux is associated. So if we take a single turn, तो सिंगल टर्न के लिए n की वैल्यू 1 ली जाएगी। फॉर सिंगल टर्न n is equal to 1, तो उस केस में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू B इंटू A इंटू कॉस थीटा। इस इक्वेशन को देख के ही आप तीन फैक्टर्स एसोसिएट कर सकते हो दैट व्हाट आर दोज फैक्टर्स विच कैन चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल। पहला फैक्टर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। दैट मीन्स अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम नॉन यूनिफॉर्म लें ओवर ए सर्टेन डिस्टेंस, इफ वी चेंज मैग्नेटिक फील्ड, जहां एक कॉइल को आप मूव कर रहे हो, वी हैव ए चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। या अगर कॉइल स्टैटिक हो और एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ एसोसिएटेड हो, मीन्स एक कॉइल के नजदीक में जब एक बार मैग्नेट लाता हूं या उसको दूर ले जाता हूं, जो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक लाइंस हैं दे आर क्लोजर नियर द पोल, फार्दर अपार्ट अवे फ्रॉम द पोल, वो भी एक चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें इंड्यूस कर सकता है। जो दूसरा फैक्टर है वो है चेंज ऑफ एरिया। दैट मीन्स अगर जो एरिया एसोसिएटेड है, जिस एरिया के थ्रू मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही हैं, दैट एरिया चेंजेस, देयर कैन बी ए चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इस केस में आप ये समझ सकते हो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म भी है लेकिन एक कॉइल का एरिया बढ़ता है या घटता है, दैट मीन्स जो उसमें एरिया घटने की वजह से कट आउट हुई मैग्नेटिक लाइंस, दैट अमाउंट्स टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तब भी उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो सकता है। थर्ड थिंग इज दैट अगर मैग्नेटिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में एक एरिया, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी प्रेजेंस में एक एरिया लूप, ये समझ लें आप एरिया लूप है और यहां मैग्नेटिक लाइंस हैं, तो इस एरिया लूप को अगर हम घुमा देते हैं, दैट मीन्स वी टेंड टू चेंज इट इन दिस मैनर कि ये मैग्नेटिक लाइंस हैं और एरिया लूप ऐसे घूमना शुरू हो गया। व्हाट यू सी इज कि जब एरिया लूप ऐसे है फेसिंग द मैग्नेटिक लाइंस, मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइंस इसके थ्रू पास होती हैं। जैसे ये घूमना शुरू होता है द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस गोज ऑन डिक्रीजिंग, और फाइनली जब मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड को हम बदल नहीं रहे हैं, जब ये एरिया घूम गया ऐसे, इट बिकम्स नाउ ऑलमोस्ट गेटिंग नो मैग्नेटिक लाइन थ्रू इट। दिस कैन ऑल्सो बी ए मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग ए चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ये अलग अलग प्रिंसिपल्स जो हैं दे कैन बी यूटिलाइज्ड इन डिफरेंट सिचुएशंस, and the third one where we rotate a coil in presence of magnetic field, ये magnetic lines हैं और एक coil को हम rotate कर रहे हैं so that the magnetic flux through it changes becomes principle of a generator called AC generator. But we will right now in this lecture we will think about a situation like this. Situation ये है कि हमारे पास
एक कॉइल है किसी एरिया का और उस कॉइल को हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और उस कॉइल का एरिया हम चेंज कर रहे हैं. दैट मीन्स वी हैव वन ऑफ द मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग ईएमएफ. दैट मेथड इज चेंजिंग area of coil. So this method we will study or derive the relevant mathematical expression. We have a uniform magnetic field. ये जो crosses आप देख रहे हैं, these crosses indicate a uniform magnetic field which is passing through this surface. तो imagine कि these are the magnetic lines passing through this surface और इन मैग्नेटिक लाइंस की प्रेजेंस में हमारे पास एक एरिया रखा हुआ है हमने एंड दैट एरिया इज दिस. हियर इज द एरिया. सो आप देख रहे हैं कि जो मैग्नेटिक लाइंस हैं दे आर इक्विडिस्टेंट एंड द फील्ड इज यूनिफॉर्म. इस एरिया को मैं पी क्यू आर एस का नाम दे देता हूं. Now when I see this conductor PQ of the loop और मैंने एक closed loop लिया है, I've taken deliberately a closed loop PQRS of wire. So मान लो जो ये distance है, this distance of the closed loop which is placed within the magnetic field is X. For a while imagine कि जो ये segment PQ है, this segment PQ now starts a motion. So over a period of time, this segment PQ moves to another position जिसको मैं Q dash P dash कह सकता हूं. When it was moving with a constant velocity. उस velocity को मैं V कह देता हूं. So here is that constant velocity V. और जो इसने distance cover की in a given time, say the time is delta t. Let me say that distance is a small distance called as dx. अब आप देख रहे हैं कि जैसे ये एरिया श्रिंक हो जाता है फ्रॉम पी क्यू व्हेन इट गोज टू पी डैश क्यू डैश, एरिया कम हो गया. दिस इज द ओनली पोर्शन ऑफ दिस होल लूप पी क्यू आर एस which is now containing the magnetic lines. Earlier there were many magnetic lines passing through P, Q and from this to this point. In this portion अब वो कम हो चुकी हैं, magnetic lines कम हो चुकी हैं. Since the magnetic lines number has decreased, the magnetic flux through this region has decreased. Or Faraday-Lenz law says that because of the changing magnetic flux, there will be an induced EMF which will be produced in the circuit. Let's calculate that how much is the change in magnetic flux over a period of time. Let me take that period of time as a small time dt. Or let me say that let the ये इसका जो सेगमेंट है, सेगमेंट PQ covers distance dx during time dt with constant velocity v. तो मोशन इसकी यूनिफॉर्म है, there is a constant velocity v or the distance covered by it is dx and during the time is dt. तो आप समझ आएंगे that the velocity v becomes equal to dx divided by dt और जो dx है that dx becomes v into dt. Let me further say कि जो ये कंडक्टर है इसमें जो PQ है, this PQ is a length L. It's a length L. Now over this period of time is dt. How much area has been prescribed? तो मैं इस एरिया को शेड कर रहा हूं और यू विल एग्री कि ये डिस्टेंस बन गया इसका विड्थ which is equal to dx. ये इसका लेंथ है. The area which has decreased over period of time dt is L into dx. So length multiplied by breadth will be the area which has decreased. और यहां आप देख सकते हैं कि when I say that dx is equal to v into dt, I further say like this कि अगर हम इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स लें phi initial, that phi initial was the product b into a into cos theta. Since जो मैग्नेटिक लाइंस हैं
वो इस पर परपेंडिकुलर हैं, इस एरिया लूप पर. सो द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड बी दैट इज 0 डिग्री. तो बी भी डाउनवर्ड्स है. अगर हम एरिया को आउटवर्ड्स भी ले लेते हैं, स्टिल दिस वुड बी आइदर +1 और -1, डिपेंडिंग का आप थीटा की वैल्यू 0 डिग्री ले रहे हो या आप उसको 180 की वैल्यू दे रहे हो. सो आई एम गिविंग इट अ वैल्यू 1. आई कॉल दिस एज द एरिया बी इंटू, दैट वे बी इज कांस्टेंट, इंटू जो ये इनिशियल एरिया था, दैट इनिशियल एरिया वाज द एरिया, लेट मी कॉल इट एज A1. सो B into A1 becomes the initial magnetic flux. Next is now, what is the final magnetic flux? Final, ये final की बात हो रही है, that the time which is lapsed between two is a time that is equal to dt. So that way, this would be कि B is now same as before multiplied by A2. So I will say that change in magnetic flux. This indicates a change in magnetic flux, that is final minus initial would be B into, जब मैं A2 minus A1 उसको बना देता हूं, this A2 minus A1 indicates the change in area. So this is B multiplied by change in area. अगर आप और ज्यादा एक्यूरेट इसको कह सकते हो, that it is B multiplied by decrease in area, because that decrease in area is this much. जो ये रेड शेडेड पोर्शन आप देख रहे हैं, दैट रेड शेडेड पोर्शन बिकम्स द डिक्रीज इन एरिया. एंड व्हाट इज दिस रेड शेडेड पोर्शन? इट इज L into dx. सो आई विल से दिस इज B into L into dx, क्योंकि जो ये L into dx है, इट इंडिकेट्स द चेंज इन एरिया. नाउ कैन आई सब्स्टिट्यूट dx इक्वल टू V into dt? यस. सो व्हाट आई गेट इज, आई गेट समथिंग लाइक दिस, दैट द वैल्यू ऑफ दिस change in magnetic flux, so B here indicates magnetic flux, is equal to B multiplied by L multiplied by, I am writing in place of dx, I am writing V into dt. So ये dx की जगह मैंने V into dt लिखा, because dx equal to V into dt. Now this change in magnetic flux divided by time. Now this time is dt, so I can express, or I can divide both sides with time dt. What I obtain is कि अगर मैं यहाँ पर dt को या इसको मैं d phi बना दूं, then I obtain something like this कि change in magnetic flux divided by time dt, that is rate of change of magnetic flux, is equal to BLV. This is what Faraday's law or Faraday-Lenz law says, that change of magnetic flux with respect to time is equal to the induced EMF with a minus sign here. So I can say that induced EMF with a minus sign, that minus sign I may include here, is equal to BLV. Now what is this expression about? This expression tells something very important to us. ये कहता है कि whenever we have a conductor, अगर ये conductor है which is a closed part of a closed loop, अगर ये move करता है with a velocity v in the magnetic field such that the area covered or the area say covered by it in the magnetic field, that area changes, there will be an induced EMF, and this induced EMF will be equal to the product of length of conductor, strength of magnetic field, and the velocity with which conductor moves. क्योंकि वेलोसिटी इसमें बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है. वी समटाइम्स कॉल दिस ईएमएफ, जो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ, वी कॉल इट एज मोशनल ईएमएफ. मोशनल वुड मीन कि इसमें अगर वेलोसिटी को आप जीरो ले लेते हो, दैट वे कंडक्टर तो है, एक क्लोज लूप भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, लेकिन कंडक्टर मूव नहीं कर रहा इन द मैग्नेटिक फील्ड, देन इन दैट सेंस वी विल सी दैट देयर विल बी नो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रेजेंट इन द सर्किट. अब इस इंड्यूस्ड ईएमएफ से हम एक करंट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो इस लूप में अगर मैं इमेजिन करता हूं कि एक करंट फ्लो होती है, फिर उस करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? वेरी सिंपल, करंट का मैग्नीट्यूड ओम्स लॉ से आएगा. सो करंट विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. तो अगर ये वायर का सारा रेजिस्टेंस है, दैट रेजिस्टेंस वी विल ऑब्टेन, एंड दैट रेजिस्टेंस इफ वी डिवाइड the induced EMF, we will obtain current. So I can say the magnitude of current will be equal to,
So I have magnitude of current. I here is current. Magnitude of current will be equal to, so it will be simply magnitude of current. Magnitude of current would be equal to induced EMF divided by resistance of the circuit divided by resistance of the circuit. So if I say that this is the induced EMF BLV divided by R is now resistance of the circuit, तो ये हमें करंट का मैग्नीट्यूड मिल सकता है which I can call as I. अब इसमें एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट लैकिंग है अभी, that is direction of the induced EMF which will set up a certain direction of current also in this circuit. So at times that current becomes or that direction becomes significant to us. For finding that direction हमारे पास एक working rule है, we call it as Fleming's right hand rule. यहां पर आप देखें कि what is Fleming's right hand rule, which we state like this. We stretch the right hand fingers. तो ये मेरा right hand है. I have stretched 3 fingers. The first finger, thumb and the second finger. So first finger, thumb and second finger we have stretched such that they lie at an angle of 90 degree with respect to each other. Remember that if first finger is taken in the direction of the field, मैं magnetic field की बात कर रहा हूं. So we have first finger in direction of magnetic field. B stands for field. So F for first finger, F for field. Thumb is taken in the direction of motion of conductor. So thumb is representing the direction of motion of conductor. Then the second finger, this is the second finger, gives the speed of what? Speed of charge. That means this gives the direction of current. So let me redraw this figure. इस फिगर को मैं एक और तरीके से ड्रॉ करता हूं और you will see that how we go about applying this Fleming's right hand rule. So I have second finger which will be representing the speed or speed of charge, which I'll say is the current. Or remember, we are talking about the conventional current. That means in which direction the positive charge will flow. तो इस चीज को हम थोड़ा और रिप्रेजेंट करेंगे एक सिचुएशन से. तो ये मान लेते हैं ये मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसका नॉर्थ पोल है. सो हियर इज द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. So this is one pole, this is the second pole, so the magnetic lines are passing from north to south. So this is north to south. The magnetic lines are now from north to south and they are represented by a set of parallel and equidistant lines क्योंकि फील्ड हम यूनिफॉर्म मान रहे हैं. So these are the magnetic lines. हमने एक कंडक्टर लिया है. Let's say that conductor is placed in this gap. ये हमारा कंडक्टर है and this conductor is a closed path. ये closed path. इस closed path की अपनी एक resistance होगी, that is this closed path. Now see, the direction of field is to be represented by first finger. Then in the direction of field we have to find out that where is the motion of the conductor. So see my right hand, I have first finger representing the direction of magnetic lines, then the thumb. अगर कंडक्टर को मैं ऊपर की तरफ ड्रैग कर रहा हूं out of this plane, so there is the conductor motion in the direction of thumb. Then second finger gives you the direction of current. तो ऐसी सिचुएशन में जहां आपके पास मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट फिंगर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जो आपके पास थंब है, दैट इज गिविंग यू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर. तो आप कंडक्टर को बाहर की तरफ ड्रैग कर रहे हैं. द सेकंड फिंगर रिप्रेजेंट्स द करंट. तो इस लूप में जो करंट है, दैट करंट विल बी पासिंग इन दिस डायरेक्शन एज आई एम शोइंग.
Fleming's right-hand rule helps us in these situations to determine the direction of induced EMF, which also represents the direction of current in the circuit. आप इस डायग्राम के साथ यहां भी देख सकते हैं that what would be the situation here. अब यहां देखिए, first finger is the field. I am trying to move the conductor in this manner. तो मेरा कंडक्टर का जो मोशन है, that motion is taking place in this direction. So see my right hand. I have first finger in the direction of field, the motion of conductor in the direction of thumb, then the second finger gives the direction of current in this case. तो ये इसमें direction of current होगा. तो इनिशियली जब हमने ये एक्सप्रेशन डिराइव किया, we did play with plus sign and minus sign. हमने प्लस साइन माइनस साइन पर ज्यादा कंसंट्रेट नहीं किया, इस वजह से that at the end of this whatever expression we get, चाहे आपने एक प्लस साइन या माइनस साइन वहां ठीक से कंसिडर किया, जैसे थीटा की बात चली तो आई कुड हैव टेकन 0 डिग्री और 180 डिग्री, मैंने कोई प्रेफर कर लिया 0 डिग्री. दैट वाज नॉट मटेरियल, क्योंकि फाइनली हमें पता है दैट व्हाट वी डू इज वी फाइनली proceed to determine the direction of the current. Finally we determine by using Fleming's right hand rule, and Fleming's right hand rule becomes the rule of thumb for such situations where we have a motion of conductor responsible for inducing an EMF in the conductor, provided conductor is moved in the presence of a magnetic field. अब अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट नेसेसरी कि वो हर वक्त परपेंडिकुलर हो एक कंडक्टर के ऊपर, क्योंकि आपको याद है कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो एक एंगल पर भी हो सकता है. इन दैट केस यू हैव टू ओनली सी कि व्हाट कंपोनेंट, जैसे मैंने लिखा दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू BLV. तो अगर आपको लगता है कि उस मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट एक्ट कर रहा है, दैट कंपोनेंट यू मे अटैच हियर एज साइन थीटा और कॉस थीटा, डिपेंड्स कि कौन सा कंपोनेंट वो कंपोनेंट है विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द कंडक्टर. सो ये फैक्टर आप इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. इट विल डिपेंड कि जो कंपोनेंट, जो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ दैट लूप, that is to be taken. So don't get that way. Don't stop thinking about resolving magnetic field if it is not perpendicular to the loop of the conductor but is at an oblique angle theta. In that case you resolve it into two components. जो vertical component है that will be significant. देखिए जब आप एक ऐसे लूप को पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड चलाते हो, दैट मींस अगर मैं इसी लूप को, ये जो लूप इस वक्त मेरे पास है, ये लूप है, इसको मैं ऐसे टर्न कर दूं एंड आई एम नाउ पैरेलल टू द मैग्नेटिक लाइन. देखिए ये मैग्नेटिक लाइंस है, आई एम मूविंग द लूप पैरेलल टू द मैग्नेटिक लाइंस, नथिंग इज गोइंग टू हैपन, बिकॉज आप इस केस में जो हम लेते हैं B इंटू A इंटू कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है, दैट reduces the magnetic flux to value 0. And once the magnetic flux becomes 0, it is no fun talking about the induced EMF, because as I said that induced EMF means we must have a finite value of magnetic flux linked to the coil. If we think of now an aeroplane with a certain stretch of wings moving on the earth's surface. अब देखिए एरोप्लेन का जो स्ट्रेच ऑफ विंग्स है, इट इज ए कंसिडरेबल वैल्यू, से 10 मीटर ऑन द राइट, 10 मीटर ऑन द लेफ्ट. So 20 मीटर स्पैन एक मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, that is Earth's magnetic field. Particularly you have to take the perpendicular component of the Earth's magnetic field. So there can be an induced EMF, a potential difference produced at the ends of this aircraft or its wings. But we find that since Earth's magnetic field, which is of the value of nearly 0.7 Gauss or 10 raised power minus 4 Tesla, produces a very weak induced EMF across its wings. However, अगर हम एक वायर कनेक्ट करें from right wings end to the left wings end, that potential difference can produce a weak current in the wire, and that current will be obtained by dividing induced EMF with the resistance of the circuit. That resistance you have to obtain. So most of the phenomena which we see are occurring naturally because of Earth's magnetic field do not give a very huge induced EMF
they give a very small value of potential difference which we may ignore in our day-to-day processes. But somehow in laboratory अगर हम magnetic field को इतना strong बनाएं और velocity को भी बढ़ा दें और length of conductor को भी बढ़ा दें, we can have a considerable value of EMF which can be induced in the circuit. So we have learnt in this lecture that how we can use different methods for producing the induced EMF in the circuit based on the idea from Faraday-Lenz law that changing magnetic flux with respect to time means an induced EMF. Second, we have identified those methods, but among the three we have taken that how the change of area can lead to an EMF, and we call this EMF because it is based on the velocity of the conductor. इसको हमने कहा motional EMF. So this is what we see as one of the methods. There are others which we can take later. Now we can also have another method. मैंने जैसे कहा कि जब हम magnetic flux को define करते हैं B into A into cos theta, तो या तो हम इसको बदलते हैं या इसको बदलते हैं या इसको बदलते हैं. अब देखिए cos theta में कौन सी चीज बदलने वाली है, वो है theta. What is theta? Theta is the angle between direction of, so theta is angle between direction of, angle between direction of B vector and A vector. So imagine कि ये हमारे पास एक magnetic field है. So here we have a magnetic field. So this is the magnetic field. Say this is South Pole. Here we have the North Pole. और इस रीजन में जहां हमारे पास मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही हैं, सो ये है नॉर्थ, here is the south. This is the set of magnetic lines passing from north to south. तो इस रीजन में हमने एक कॉइल को रखा हुआ है. So here is that coil. Like this. और इस कॉइल को आप घुमा रहे हैं. So इस कॉइल को आप ऐसे रोटेट कर रहे हैं. अब जो इस कॉइल की रोटेशन है with respect to this axis, this is the axis. This rotation is taking place with some angular velocity omega. Now once the coil passes in this manner, it cuts maximum number of magnetic lines, then lesser, and finally when the coil becomes parallel to the magnetic lines, it does not cut any line. So as per the Faraday-Lenz law, जो magnetic flux through the coil है या जो coil के साथ linked magnetic flux है, वो अब change हो रहा है. And who is inducing that change? That change is because of change in theta. If you remember that omega is equal to theta divided by t, this is angular velocity of the coil equal to the rate of change of angle prescribed by it with respect to time. I can write from here that theta is equal to omega into t. तो जब मैं थीटा को ओमेगा इंटू टी पुट करता हूं इस इक्वेशन में, आई हैव मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी, दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू बी इंटू ए इंटू कॉस ओमेगा टी. देखिए इस बार ना तो हमने एरिया बदला, ना ही हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड को बदला. हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स इसलिए चेंज हो रहा है बिकॉज यहां पर टाइम के साथ साथ एक खास एंगुलर वेलोसिटी के साथ जो ये cos theta फैक्टर है वो बदल रहा है. तो occurrence of time here indicates that with the passage of time this factor cos omega t is changing its value. So if omega t is 0, cos 0 is 1. If omega t becomes then 0.5, 0.6, 0.7, इस तरह से वैल्यू बदलती रहेगी, and that is producing the change of magnetic flux. अब induced EMF के लिए what we have to do is induced EMF becomes equal to derivative of phi b with respect to time. तो मैं इसका मैग्नीट्यूड ले रहा हूं. Now this becomes derivative with respect to time of b into a into cos omega t. Now what is b and a? B and a are constants, so we have b into a into derivative with respect to t of cos omega t. Now what is derivative of cos omega t? Derivative of cos omega t is minus sin omega t. So I obtain from here b into a, derivative of cos theta is
minus sine omega t, and since this omega t is a function of t itself, we have to further multiply by derivative of omega t, so multiplied by derivative of omega t with respect to time. अब यहां देखें जो ओमेगा है वो एक कांस्टेंट है, t is a variable, so derivative of omega t will be omega, and finally you have minus b into a into omega into sine omega t. अगर इस मैग्नीट्यूड के साथ मैं इसका डायरेक्शन भी अटैच कर दूं, so I have the induced EMF is equal to negative of d phi b over dt, तो ये माइनस को प्लस बना देगा, will be plus b into a into omega into sin omega t. अगर कॉइल एक टर्न के बजाय n टर्न्स का हो, there are n टर्न्स, तो हम इसी फैक्टर को यहीं पर n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, then this becomes n into b into a into omega into sin omega t. This is going to be something very important. जो ये आइडिया है, it becomes the principle of working of an AC generator. So in an AC generator, what we do is that we set up a magnetic field. In that magnetic field, we tend to rotate a coil, and that coil which has n turns in it, that coil, once it is set into rotation, finds in it a changing magnetic flux, and that changing magnetic flux is the induced EMF. And the form of induced EMF which we obtain looks like this, that induced EMF will be NBA omega into sine omega t into sine omega t. Now I can put this NBA omega as the peak value, क्योंकि ये देखें जब highest value इस EMF की आपको चाहिए होगी, for that you take sine omega to be equal to 1. At that time, this is the highest value of that EMF, which I will write as E0 sine omega t. और अगर ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट करते हैं इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को, you will see that it will be a sinusoidal graph. जिस sinusoidal graph में हम देखेंगे कि over a full cycle the induced EMF will take a form like this. ये जो वैल्यू है, this is induced EMF, और यहां हम टाइम प्लॉट कर रहे हैं, this is time, और ये जो वैल्यू है, this is the value which we called here as peak value equal to NBA omega. So E peak value or E peak would be equal to NBA omega, and this NBA omega is something which will depend on the number of turns, the strength of magnetic field, the magnitude of area, and the speed or angular speed at which you rotate the coil in the magnetic field. This is going to be something जिसको हम बाद में alternating EMF कहेंगे, and alternating EMF will set up a current in the circuit जिसको हम alternating current कहते हैं, and this alternating current is going to be a topic of interest for us in the coming lectures. So in that sense, you have seen another method that how the change of orientation of the coil can induce an EMF in the circuit, and you have found what is the magnitude of that induced EMF. तो आपके पास तीनों मेथड्स आप हैं. इफ द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस, आपने कॉइल को स्टैटिक रखा, एक मैग्नेट को नजदीक लाया, दूर लिया, यू हैव चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड बी, देयर विल बी एन इंड्यूस्ड ईएमएफ. दूसरा तरीका, अगर आपने कॉइल को श्रिंक किया या उसको बढ़ा दिया, उसमें एक मूविंग पार्ट है, दैट मूविंग कंडक्टर इज मूविंग हियर एंड देयर, यू आर चेंजिंग द एरिया, कीपिंग बी सेम, नॉट चेंजिंग वैल्यू ऑफ थीटा, यू हैव अनदर मेथड. एंड थर्ड इज कि अगर आप थीटा को आप चेंज करो, ओरिएंटेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, दैट वुड बी लीडिंग टू एन इंड्यूस्ड ईएमएफ. Fourth factor which becomes a part of the magnetic flux can also be the number of turns in the coil. If it is changed, that way we can think of an induced EMF because of that also. So this was all about the finding of induced EMF by different changes in the orientation or area or magnetic field or number of turns.